Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with the chapter number 9, Concepts and Modes of Analysis, Financial Market Management. And so we'll try to complete this whole chapter in one video, but if it doesn't, so please do my second part. I'll share it with you very soon. सो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको पता है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, लेकिन हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता. यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लोन. ठीक है, फॉर्मूला क्या है याद रखना, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी. ठीक है, फिर अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, मैंने भी एक एग्जाम्पल ली है, सेम ही है. चलो, तो आपने क्या किया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. मिस्टर एक्स बोरोड 10,000 फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस होल्ड item. He agreed to repay the amount in 8 months plus simple interest at an interest rate of 10% per annum. उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है मैं आपको पैसे भी दूंगा, पूरे दे दूंगा, लेकिन मुझे 8 महीने का टाइम दो और साथ ही साथ मुझे 10% पर एनम मैं आपको दे दूंगा. तो पर ईयर है तो वो सारा सॉल्व करने के बाद आपको 667 आ जाएगा, 666.6 आ जाएगा. तो वो जो 6 होता है एस्टिमेशन करोगे तो 667 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि आपका इंटरेस्ट होगा. ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मतलब 10,000 रुपीज़ तो आप लोगे ही ना, लेकिन उसके बाद आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे उसके, और वो ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको. मतलब 667 रुपीज़ आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे. मतलब 10,667 रुपीज़ आपको बैंक को देने होंगे एज अ रीपेमेंट ऑफ द लोन. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट होगा वो इंक्लूड करेगा इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट. मतलब जो इंटरेस्ट होगा, मतलब जो तो आपने पैसे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ना, उस पर आपने मान लो 10% इंटरेस्ट है, फिर वो जो 10% इंटरेस्ट होगा वो सेकेंड ईयर में वो डबल हो जाएगा. अब कैसे कह सकते हो आप, इंटरेस्ट एक्रूड इज एडेड बैक टू द एडेड बैक टू प्रिंसिपल सम, द होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ न्यू प्रिंसिपल. समझ में आया? मतलब वो जो 10,667 रुपीज़ आए थे वो अब हमारा नया प्रिंसिपल हो गया, उस पर फिर 10% का इंटरेस्ट लगा दो, तो फिर उसका जो फिर कैलकुलेट करके जो इंटरेस्ट आएगा वो आप उसमें फिर ऐड करोगे, फिर वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा. उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है. क्लियर? क्या होता है फॉर्मूला इसका, याद है कि याद है आपको कुछ भी नहीं कि नहीं पता? देखो इसका फॉर्मूला क्या है. द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज सी इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई एन. ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, ओके राइट. यहाँ पे आपको वैसे दिया हुआ है कि आप कैसे निकाल सकते हो. आप कंपाउंडेड ईयरली है तो आप उसके अंदर वो भी यूज़ कर लो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट. पहले सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, फिर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, तो आप जब वो देखोगे तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, फिर आप कन्वर्जन पीरियड पे आएंगे हम. सबसे पहले आई गेस यहाँ पे था यस हियर इट इज. कन्वर्जन पीरियड रेफर्स टू हाउ ऑफन Conversion period refers to how often the interest is calculated over the term of loan or investment. वो ये देखता है कि कितनी बार इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है टर्म ऑफ लोन के ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर. और इसको हमेशा डिटरमाइन किया जाना चाहिए हर साल फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स में इसको डिटरमिन कर देना चाहिए. ठीक है, फिर आगे है जो आई कंपाउंड सेमी एनुअली है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर पीरियड्स पर ईयर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम अगर कंपाउंड कर रहे हैं 4, सेमी एनुअली कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे, 2, डबल हो जाएगा. तो जब लोन या डिपॉजिट 5 ईयर्स का होगा तो कितने हमारे पास कन्वर्जन पीरियड्स हो जाएंगे, 10. ठीक है, मतलब उसका डबल नहीं करेंगे हम, उसको इंटू 2 कर देंगे. क्लियर? आगे है हमारे पास कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग इज व्हाट इज कंपाउंडिंग, हियर इट इज गिवन. कंपाउंडिंग इज द इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ ईयर्स. और कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंटरेस्ट के ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं. इज द प्रोसेस बाय विच इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन इंटरेस्ट. ठीक है,
फिर इसके अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अर्निंग्स जो है सिंपल इंटरेस्ट और अर्निंग जो है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट होती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट्स में। क्लियर? देन इट इज़ दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, उसका अपना एक टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप होता है एक रुपी आज का और जो कल का फ्यूचर का रुपी होगा, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, कंपाउंडिंग इसके अंदर आ जाएगा। तो कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस बाय विच इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन इंटरेस्ट। द री इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैन हेल्प एन अमाउंट टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। जो री इन्वेस्टमेंट है, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, जो री इन्वेस्टमेंट है ओवर टाइम, री इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो होगा उसके थ्रू हम जो अपना अमाउंट है उसे हम ग्रो करवा सकते हैं सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जैसे अब आपको 10,000 रुपये अब दे दिए, अब आपको कह रहे हैं, हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो तुम अब आज 10,000 रुपये ले लो या फिर तुम 3 साल बाद ले लो। तुम आज वाला कहोगे, क्योंकि कौन वेट करेगा 3 साल और फिर सेम अमाउंट ही मिलना है, हमें कुछ उसमें ज़्यादा तो मिलना नहीं है। ठीक है, तो फिर आप अभी वाला ऑप्शन यूज़ करोगे, ऑप्शन ए यूज़ करोगे। ठीक है, वाई? क्योंकि आप 3 साल वेट करोगे सेम अमाउंट के लिए, तो आप ऑप्शन बी ए यूज़ करोगे ना। इससे हमें क्या पता लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर हम इक्वली करें, ऑल थिंग्स ब्रिंग इक्वल, इट इज़ बेटर टू हैव मनी नाउ रेदर देन लेट। अभी पैसा लेने से अच्छा है बाद में, अभी पैसा लेना अच्छा है बाद में लेने से। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा कि टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, यानी एक ही बार में या तो हमने बोरो किया या फिर हमने इन्वेस्ट किया, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। अब हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का स्क्वायर, आर का मतलब आई मीन टी। ठीक है, ऊपर टी आ जाएगा। ये क्या करते हैं हम इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो कंपाउंडिंग है वो डिस्क्रीट इंटरवल्स में हो रही है, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड में हो रही है। तो अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो तो फिर हम ई वाला मेथड यूज़ करते हैं, जो कि लॉगरिथम में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको वैल्यू दी जाती है एक्सपोनेंशियल की, सारा सेम है, बस वहाँ पे 1 नहीं रहेगा और आर ऊपर आ जाएगा। बट एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस आर ब्रैकेट एंड देन टी इज ईजिएस्ट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, मतलब हम किश्तों में पैसे दे रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है अब हमने, तो आप क्या करोगे, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इक्वल एनुअल कैश फ्लो, कि हम हर वक्त 10,000 रुपये महीने भर दे रहे हैं, मतलब साल के एंड में हम दे रहे हैं। ठीक है, मेच्योरिटी पे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी एफ। ठीक है, सी एफ जो होता है वो कैश फ्लो होता है। ठीक है, कैश फ्लो फिर 1 प्लस आर टी माइनस 1 ओवर आर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ऑफ एन एन्युटी। क्या फॉर्मूला था, सी एफ 1 सी एफ देन ब्रैकेट देन 1 प्लस आर टी माइनस 1 देन ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर ये फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला है सी एफ इंटू 1 प्लस आर टी माइनस 1। ठीक है, उसको करते रहना है, फिर आपका वो भी आ सकते हैं। फिर इसको हम एफ वी आई एफ ए भी कहते हैं ये वाली टर्म को, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी है। देन इज अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सिंगल कैश फ्लो की, तो जो हमने एफ वी का किया था, एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस आर का फिर टी ऊपर था, तो अब यहाँ पे जब आप उसकी वैल्यूज डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ वी वहाँ एफ वी अब आप पी की जगह ले जाओ और पी वी आप एफ वी की जगह ले जाओ, तो डिवाइड में आएगा, मतलब एफ वी ओवर 1 प्लस आर टी। तो इसको हम डिस्क्रीट डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रीट डिस्काउंटिंग के वक्त का है। क्लियर? अब आगे है आपके पास पीवी ऑफ एन एन्युटी, किश्तों की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट वन, लेकिन कोई बात नहीं। एफ वी इज इक्वल टू सॉरी पी वी ए यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी डिस्क्रीट डिस्काउंटिंग के बेसिस पे, तो क्या हो जाएगा, एफ वी इंटू 1 प्लस आर टी माइनस 1 ओवर आर प्लस आर टी। ये आप कोई बात नहीं, चलो इसको टाइम लगेगा, आप कर लोगे। पर देन इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न बेसिकली अकाउंट्स फॉर इंट्रा ईयर
कंपाउंडिंग एंड स्टेटेड एनुअल रिटर्न डज नॉट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो essentially the effective annual return accounts for intra-year compounding and the stated annual return does not। मतलब यहाँ पे एनुअल रिटर्न नहीं होता, यहाँ पे इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग जरूर होती है, ठीक है। कंपाउंडिंग डज नॉट नेसेसरली अकर क्वार्टरली और ओनली 4 times a year। अकाउंट्स कैन बी कंपाउंडेड मंथली और डेली। frequency with which interest is paid will have an effect on effective rate of interest। मतलब क्या, अब ये समझो, ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे वाले जितने भी बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे वो उसके लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, ठीक है। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या होता है, ये अकाउंट किस लिए करता है, इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है। इसमें एनुअल रिटर्न नहीं होते, ठीक है। तो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में क्या क्या होता है, इसमें एनुअल रिटर्न नहीं होते, स्टेटेड एनुअल रिटर्न्स नहीं होते, इसके अंदर इंट्रा कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ 4 बार ही होगी या फिर क्वार्टरली होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो अकाउंट हैं, जितने भी अकाउंट्स होंगे इसके अंदर, या तो वो कंपाउंडेड मंथली होंगे या फिर डेली होंगे, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विद विच इंटरेस्ट इज पेड, जिस फ्रीक्वेंसी से इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इसका मतलब ये था, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न का मतलब था कि इट अकाउंट्स फॉर इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग बट नॉट स्टेटेड फॉर, इट इज़ नॉट स्टेटेड फॉर व्हाट, इट इज़ नॉट स्टेटेड फॉर एनुअल रिटर्न्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट मीन दैट इट हैज़ टू बी कंपाउंडेड क्वार्टरली और 4 times ओनली, इट कैन बी कंपाउंडेड डेली और मंथली, राइट। सो लास्ट पॉइंट, frequency with which interest rate is paid has a great impact on the effective rate of interest, right। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इस पूरे टॉपिक में ये 4 पॉइंट ही थे मेन, बाकी एग्जाम्पल से भरा हुआ है, राइट। ओके, सो थैंक यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।